पहले फार्मूला देख लें, कल जो लोग नहीं आए थे। अप्लाइड रेट या जिसको हम कहते हैं ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, इसका फार्मूला हमारे पास होता है बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। या बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल एक्टिविटी लेवल भी गिवन है और बजटेड एक्टिविटी लेवल भी गिवन है, तो आपने नॉर्मल एक्टिविटी लेवल लेना, और दोनों गिवन है तो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल, और दोनों में से अगर एक गिवन है तो फिर जो गिवन है वो ले ले। ऊपर हमेशा हमने बजटेड ओवरहेड ले लिया। उसके बाद हमने सीखा कि अप्लाइड ओवरहेड किसके बराबर होता है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। मतलब ये चीजें वही पुरानी है जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सीखी हुई है। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है पेपर में कि सपोज अब इन क्वेश्चन को ही देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि बजटेड ओवरहेड आपके पास है 120,000 और बजटेड मशीन आवर्स आपके पास है 30,000। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट 120,000 डिवाइडेड बाय 30,000, कितना आ जाएगा 4। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एक्चुअल मशीन आवर्स वर्कड। अब पहले तो यही बात सोचे कि जो इस पे हमने डिवाइड किया ना एक्चुअल मशीन आवर्स पे, जैसे ऊपर मशीन आवर्स गिवन है, ये भी मशीन आवर्स है, ये बजटेड है, ये एक्चुअल है। ये जो हम बेस पे डिवाइड करते हैं ना, ये बेस कुछ भी हो सकता है। और कल हमने बेस बताए भी थे, कितने हो सकते हैं 6। मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, मशीन कॉस्ट, सॉरी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और यूनिट्स। इनमें से अगर वो खुद बता दे तो ठीक है, अगर ना बताए तो लेबर आवर्स सबसे बेस्ट। अगर लेबर आवर्स गिवन ही नहीं है तो फिर मशीन आवर्स, ये ज्यादा बेस्ट है। और यूनिट्स भी बेस्ट में समझा जाता है, बल्कि जो कॉस्ट होती है ना, ये बहुत रेयर केसेस में आती है। अगर क्वेश्चन के अंदर बताया हो तो ठीक है, वरना हम लेबर आवर, मशीन आवर या यूनिट लेते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे ये बजटेड मशीन आवर्स हैं, तो एक्चुअल भी क्या लेंगे फिर मशीन आवर्स। जब हमने अप्लाइड एफएच फाइंड करने हैं, अप्लाइड ओवरहेड का फार्मूला बन जाएगा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 31,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये हमारे पास आ जाएंगे अप्लाइड एफओएच 124। अब आपके पास अप्लाइड का मतलब आप सुन ले, ये होता क्या है। हमने एक बजटेड शीट बनाते हैं, हम प्लान करते हैं कि भाई मेरे मटेरियल की कॉस्ट इतनी लगेगी, लेबर की इतनी लगेगी और ओवरहेड इतने लगेंगे, और वो शीट बना चुके हैं हम। अब सपोज दैट अप्लाइड ओवरहेड का मतलब है आपने ओवरहेड की जो कॉस्ट है अपनी टोटल कॉस्ट के अंदर 1,24,000 ऐड कर चुके हो। 1,24,000 ऐड, अप्लाइड का मतलब अप्लाई कर चुके हो। एक्चुअल में कितने आए 1,25,000। तो आपने पहले ज्यादा अप्लाई कर दिए या कम अप्लाई किए, अंडर अप्लाइड हो गया। तो अब आपको पता है, क्योंकि सबने इंट्रो पढ़ा हुआ है, कि जो 1,000 आपने अंडर अप्लाई किया है, ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले कम ऐड हुए हैं ना, अप्लाई जो हुए हैं वो कम है, तो कम अप्लाई हुए हो तो ऐड कर दो, अगर ज्यादा अप्लाई हुए होते हैं तो माइनस कर देते हैं। तो अंडर अप्लाइड है क्योंकि आपने 124,000 ऐड किया हुआ है। एक्चुअल में कितने ओवरहेड आए 125,000, तो अंडर अप्लाइड कितना आ गया 1,000। ओके होगी बात।
अगर हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करें, वही पुरानी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री 3 तरह से पास होती है और यहां पर हम 2 तरह से भी पास किया करेंगे। एक होती है एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री, और इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं? 1,25,000। एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री होती है प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कैश क्रेडिट 125,000। एक होती है अप्लाइड ओवरहेड की एंट्री। अप्लाइड ओवरहेड का मतलब क्या होता है? हम प्रोडक्शन में कितना ऐड कर चुके हैं, वर्क इन प्रोसेस टू 124,000। कम ऐड कर चुके हैं या ज्यादा? अंडर अप्लाइड है ना, तो मजीद कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर ऐड कर देंगे, तो एंट्री क्या पास होगी? अंडर अप्लाइड की। अच्छा, आज के पहले तो हमने एक एंट्री पढ़ी थी, अब 2 एंट्रीज, क्योंकि अब कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद तो कोई बड़ा सब्जेक्ट ही नहीं है ना इसके बाद। ये फाइनल है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद आपने कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई करना है, पढ़ना कभी नहीं है, तो इसलिए हम हर बात पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कुछ चीजें हम छोड़ जाते हैं। तो जनाब क्या एंट्री पास करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड, कितनी अमाउंट से? अब आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस यहां पर दिखानी है। 1,000 हम एक्सपेंसेस में ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करने का मतलब है आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर रहे हो। तो ये एक्सपेंसेस को प्रेजेंट करने के 2 मेथड है। लालियो टाइम पर आया करूं, पहले टाइम हमारे पास थोड़ा होता है, इसलिए 10 मिनट पहले आना है। हाँ जी, 2 मेथड है एक्सपेंस लिखने के। इस एक्सपेंस के या तो आप कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर लो, या फिर अदर एक्सपेंस में लिख दो, या कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दो या अदर एक्सपेंस में लिख दो। ये दोनों अलाउ है। सवाल में वो कहता है कि भाई या कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दो या ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर दो या एसओपीएल डेबिट कर दो। एसओपीएल डेबिट करने का मतलब क्या है? एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? एसओपीएल डेबिट हो रहा है तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो 2 ऑप्शंस हैं अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन को लिखने की, या कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर एडजस्ट करो या एसओपीएल के अंदर। एसओपीएल का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जाकर लिखना, तो अदर एक्सपेंस में लिख दो, या डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख दो। कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, या अदर एक्सपेंस में लिख। ये 3 एंट्रीज है ओवरहेड की। एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री क्या होगी? ओवरहेड डेबिट, कैश क्रेडिट। अप्लाइड ओवरहेड की एंट्री क्या होगी? अप्लाइड का मतलब होता है प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड करना, तो आप वर्क इन प्रोसेस ऐड और प्रोडक्शन ओवरहेड। और अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन की एंट्री होती है कि अगर अंडर अब्जॉर्प्शन है तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। और एक और निशानियां भी कुछ याद रखनी है कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो या गलत। आपके प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहे हैं, और आपके प्रोडक्शन ओवरहेड 1,25,000 से क्रेडिट हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट में जाकर ऐड हो जाते हैं और जितना डेबिट होना है उतना ही क्रेडिट होना है। क्लियर होगी बात? तो जनरल एंट्रीज तो ये 3 ही है, आप वैसे याद कर लो, समझ के याद कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी। अगला सवाल जो मेरे ख्याल में आप लोगों को इससे परेशान किया होगा, वो परेशानी 2 टाइप की थी। एक रिजल्ट की परेशानी थी, इसलिए दिमाग इतना अच्छा काम नहीं कर रहा जिसका रिजल्ट आना था, और बाकी लोगों को वैसे समझ नहीं लगी होगी। देखिए जरा, कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट। यहां पर देखें, आपके पास मटेरियल की कॉस्ट बजटेड है 150 मिलियन, एक्चुअल भी 150 मिलियन। लेबर आवर्स है ये ऊपर देखें, 5 लाख है बजटेड, 5,30,000 है एक्चुअल। मशीन 125,000 और 120। कहता है AL produced 3.5 million units during the period. Budgeted labor hour rate per hour is 120. लेबर आवर का रेट है 120 रुपए पर आवर।
the overhead for the department at 15% of the labor cost. जो ओवरहेड का रेट है वो लेबर का 15% है। अब इसको दो तरह से आप फाइंड कर सकते हो। एक तो 120 का 15% ले ले, आपका आंसर आ जाएगा, पर आवर रेट आ जाएगा। यही कहा है ना कि जितना लेबर का रेट है ओवरहेड का रेट कितना है उसका 15%, तो लेबर का रेट है 120, 15% लिए तो कितना आ गया, एक तरीका। दूसरा तरीका देखें, 120 है बजटेड लेबर रेट पर आवर, तो बजटेड आवर्स कितने हैं 5 लाख। 5 लाख हमारे पास है आवर्स और 120 रुपए है 1 घंटे का रेट। अगर मैं बजटेड आवर्स को पर आवर रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल बजटेड लेबर कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 60 मिलियन। बजटेड ओवरहेड कितने हैं भला, बजटेड लेबर कॉस्ट का 15%, बजटेड लेबर कॉस्ट का, तो इसका 15% ले लो 9 मिलियन। ये हमारे पास बजटेड ओवरहेड आ गया और हमने फाइंड करना है ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। असल ये सिर्फ फाइंड करना था कैलकुलेशन से, बाकी सारा क्वेश्चन स्ट्रेट था। क्या कहता है वो, ओवरहेड आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, तो लेबर आवर्स कितने हैं बजटेड 5 लाख, तो मेरे पास पर आवर लेबर रेट क्या आ जाएगा, सॉरी 80। एक तो क्योंकि उसने पहले क्या दिया था कि 15% है लेबर का, 15% ओवरहेड है, तो टोटल में से फाइंड कर लो, पर आवर से फाइंड कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये ऑप्शन यहां से भी बन सकती थी और ये पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरे में क्या कहता है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। एक्चुअल कॉस्ट होती है जनाब मटेरियल प्लस लेबर। मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल कितनी है 150 मिलियन, रुपीज एंड मिलियन कर लो। हाँ जी, लेबर कॉस्ट एक्चुअल कितनी है 120 रुपए 1 घंटे का रेट है, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, तो एक्चुअल फाइंड करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्चुअल से। बजटेड फाइंड करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बजटेड से। तो 530 मल्टीप्लाइड बाय 120 मिलियन में लिखना है 6.63.6 और एक्चुअल ओवरहेड ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही 8.90 मिलियन। ये हमारे पास टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ गई 2.5। दोबारा देखिए, मटेरियल एक्चुअल गिवन था, ओवरहेड भी एक्चुअल गिवन थे और लेबर का एक्चुअल आवर्स गिवन थे और पर आवर रेट भी गिवन था। हम एक्चुअल को अगर बजटेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड लेबर कॉस्ट आ जाएगी, अगर एक्चुअल को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। बाकी मेरे ख्याल में किसी क्वेश्चन में कोई इशू नहीं था, अगर है तो बता दे। एंड पे वो कहता है अंडर यो ओवर अप्लाइड भी फाइंड कर लें। अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड कैसे फाइंड करते हैं, किसी ने अप्लाइड एफ एच फाइंड किए हैं 530,000 मल्टीप्लाइड बाय 18 कितना आया 9.5। ये आपके अप्लाइड एफ एच है, ये आपके पास एक्चुअल एफ एच है। अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, निशा को तो समझ नहीं लगी चल क्या रहा है।
ओवर अप्लाइड क्या है? कितने ओवर अप्लाइड? 0.6। चलें जी, पहले तो इसको फाइनलाइज करते हैं कि आप बताएं कि अगर कोई बात इसमें से पूछनी है तो पूछ ले, वरना फिर नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्लियर है ये जी? 120 वाला देखिए, आपको लेबर का रेट गिवन है, 1 घंटे का रेट है 120। एक्चुअल चाहिए तो एक्चुअल लेबर आवर से मल्टीप्लाई कर दो, 5,30,000 घंटे हैं, 1 घंटे का रेट 120 है, तो अगर आपने टोटल कॉस्ट चाहिए तो क्या करोगे? 530 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आप बजटेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड लेबर कॉस्ट आ जाएगी, एक्चुअल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। और कोई बात? चलें जी, ये तो कॉन्सेप्ट आपका पुराना था, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये है कि सपोज दैट आपके पास, हम ओवरहेड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, और पिछला जो लेक्चर है, एक तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये अगर आपने पेपर पास करना है तो इस पर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको ना समझ लगे तो शर्माना नहीं है, आपने पूछ लेना है। कोई भी बात ऐसी हो, कोई बात अगर आपको कोई गड़बड़ लग रही है, हो सकता है कि वो 5 सेकंड का मामला हो लेकिन आपको परेशान कर रहा हो, तो वो आपने पूछ लेना। एक दफा पूछ लोगे तो वो सवाल, मसला आपका हल हो जाएगा। ये बात कन्फर्म है, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकली है, ऐसी कोई बात है ही नहीं जो आपको ना समझ लगे। ओवरहेड में नेक्स्ट जो आ रहे हैं हम, पहली सपोज आप ये पेन बना रहे हो, या बल्कि पेन छोटा नजर आ रहा है आपको, ये मार्कर बना लो। अब इस मार्कर के अंदर आपको क्या लगता है कि एक ही मशीन से ये पूरा मार्कर बन रहा होगा, या इसके ऊपर ये जो प्लास्टर की बॉडी है ये किसी एक डिपार्टमेंट में बन रही होगी, इसके अंदर जो निब इस्तेमाल हो रही है वो एक और डिपार्टमेंट में बन रही होगी, और इसके अंदर एक फिल्टर इस्तेमाल हो रहा है वो किसी और डिपार्टमेंट में बन रहा होगा। इसका मतलब है किसी एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट मशीन या डिफरेंट डिपार्टमेंट इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब हम अज्यूम करते हैं कि एक चीज को बनाने के लिए 3 डिपार्टमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी ये एक मार्कर को बनाने के लिए 3 डिपार्टमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। और आपसे ये, आप जहरी सी बात है, सीएमए का मतलब है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एक तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, एक सीएमए डिग्री भी है। तो सीएमए डिग्री का मतलब क्या? जैसे आप सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो होते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। वो जो कॉस्ट मैनेज करते हैं ना, अगर वो इस मार्कर की कॉस्ट कम करना चाहते हैं, अब क्वालिटी भी सही रहे, मार्कर की कॉस्ट भी कम हो जाए, तो वो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कॉस्ट भी देखेंगे कि किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए ओवरहेड की जो कॉस्ट है, एक तो इकट्ठी भी हमें पता होनी चाहिए और अलग अलग डिपार्टमेंट की भी पता होनी चाहिए। अब आपके पास जितने भी ओवरहेड होंगे, कुछ ओवरहेड ऐसे होंगे जो कि अपने डिपार्टमेंट के होंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, 2 बंदे डिपार्टमेंट ए में काम कर रहे हैं, 5 बंदे डिपार्टमेंट डी में काम कर रहे हैं, 3 सुपरवाइजर डिपार्टमेंट सी में काम कर रहे हैं। ये हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट इनको एलोकेटेड हो जाएगी। डिपार्टमेंट ए को कितने सुपरवाइजर की सैलरी जाएगी होगी? 2 की, और बी डिपार्टमेंट में 5 की, और सी डिपार्टमेंट में 3 की। फैक्ट्री का रेंट वो तो इकट्ठा ही होगा। एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 3 डिपार्टमेंट हैं, यानी एक डिपार्टमेंट प्लास्टिक बॉडी बना रहा है, निब बना रहा है और फिल्टर बना रहा है। मशीनें भी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो रेंट ओवरऑल है वो क्या होगा? कंबाइन। अब हमने वो जो रेंट है वो ए में, बी में और सी में अपोर्शन करना होगा। एक अगर ओवरहेड हर डिपार्टमेंट के अपने अपने हों, उसे बोलते हैं एलोकेटेड ओवरहेड।
कि ए के इतने हैं, बी के इतने हैं, सी के इतने हैं, उसे क्या बोलेंगे? एलोकेटेड ओवरहेड। और सबके इकट्ठे गिवन हो तो वो तो कंबाइन हो गया, कॉमन हो गया। उनको क्या करेंगे? अपोर्शन। किस बेस पे अपोर्शन करेंगे? ये पूरा चैप्टर है हमारा इसी बेस के ऊपर। आप मुझे बताएं, रेंट है, हम किस बेस पे अपोर्शन करेंगे? डिपार्टमेंट ए को कितना रेंट देंगे, डिपार्टमेंट बी को कितना रेंट देंगे, डिपार्टमेंट सी को कितना रेंट देंगे। हम ये देखेंगे डिपार्टमेंट ए कितना एरिया के अंदर है, मतलब जो प्लास्टिक बॉडी बना रहा है डिपार्टमेंट, उसने पूरी फैक्ट्री का कितना एरिया लिया हुआ है, बी ने कितना एरिया लिया हुआ है, सी ने कितना एरिया लिया हुआ है। जो एलोकेटेड होते हैं वो तो एलोकेटेड हो गए, और जो कंबाइन होते हैं उसका क्या करना होता है? हमने अपोर्शन करना होता है। पूरे चैप्टर में उसने आपको ये नहीं बताएगा कि किस बेस पे अपोर्शन करना है, ये काम हमारा है। सपोज दैट डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट उसने इकट्ठी फाइंड करके दी हुई है, हमने इसको अपोर्शन करना है, किस बेस पे करना चाहिए? ये डेप्रिसिएशन हमारे पास ओवरहेड ही है ना, इस ओवरहेड को अपोर्शन करना है। हर डिपार्टमेंट की डेप्रिसिएशन अलग अलग करनी है, किस बेस पे करनी चाहिए? देखिए ना, डिफरेंट बेस हो सकती है, लेकिन ज्यादातर वो क्या करता है? वो कहता है जी मशीन कॉस्ट पे, मशीन, या अगर मशीन कॉस्ट नहीं गिवन तो मशीन आर्ट्स पे। इसी तरह मुझे बताएं, फैक्ट्री बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, किस बेस पे अपोर्शन करनी चाहिए? एरिया पे। बिल्डिंग का कुछ भी हो उसको किस बेस पे किया करो? एरिया बेस पे। कुछ ओवरहेड मैंने लिखे हैं, हम उसका ये पोर्शन करना देख लेते हैं। आपको नजर आ रहे हैं? ये छोटे हैं। अब ओके, ये कुछ ओवरहेड मैंने लिखे हैं और ये तकरीबन 99% यही इस्तेमाल हुए हैं अभी तक। इसके अलावा भी ओवरहेड तो कुछ भी हो सकते हैं ना, खर्चा क्या है ना, खर्चा कोई और भी हो सकता है। सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड है या नहीं? इनडायरेक्ट, ये सारे ओवरहेड है तो जो मैंने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे ओवरहेड है। आप साथ लिखते जाओ और साथ हम आगे यहां पर मैं आपको बेस लिखता जाता हूं कि किस बेस के ऊपर हमने इसको अपोर्शन करना है। सबसे पहले है इनडायरेक्ट लेबर, मतलब ये आपको इनडायरेक्ट लेबर गिवन होगी, 99% ये एलोकेटेड होती है। एलोकेटेड का क्या मतलब है? हर डिपार्टमेंट की अलग अलग बताई होगी, तो इसको अपोर्शन करने की जरूरत, अगर अलग अलग नहीं बताई तो फिर किस पर बेस बनाएंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे, या डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। ये मैंने जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूं ना, इसी सीक्वेंस में आप लेबर, अगर लेबर कॉस्ट गिवन है तो फिर लेबर आवर को नहीं देखेंगे, लेबर कॉस्ट नहीं गिवन होगी फिर लेबर आवर्स को देखेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड है या नहीं? इनडायरेक्ट मटेरियल भी ओवरहेड है, बताएं इसको किसके ऊपर बेस बनाएंगे? ये भी मोस्टली एलोकेटेड होता है। अगर एलोकेटेड नहीं होगा तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के ऊपर, या डायरेक्ट मटेरियल यूजेज के ऊपर। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल यूजेज, और ये पूरा चैप्टर इसी बेस के ऊपर है, ये याद कर लो, चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसके ऊपर बेस बनाएंगे? मशीनरी कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ मशीन पे,
या फिर अगर वो ना गिवन हो तो मशीन आवर्स पे। जो एलोकेटेड है उसको अपोर्शन नहीं करना, जो एलोकेटेड नहीं है उसको अपोर्शन करना है। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एरिया पे। फिर उसके बाद सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी अगर एलोकेटेड ना हुई तो, एलोकेटेड है फिर तो ओके है ना। एलोकेटेड का मतलब है जिस डिपार्टमेंट के ओवरहेड है वो गिवन है, अगर नहीं तो किस पे, वो कितने लोगों को सुपरवाइज कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ए में 10 लोग हैं, डिपार्टमेंट बी के 15 लोग हैं, डिपार्टमेंट सी में 2 लोग हैं, तो देखेंगे कि नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं किस डिपार्टमेंट, तो वो सुपरवाइज कर रहे हैं। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, चलो एक चीज तो आपको आई, रेंट ऑफ वेयर हाउस, रेंट ऑफ वेयर हाउस, रेंट ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस का हम रेंट दे रहे हैं, वहां पर जो रेंट देते हैं ना वो किस बेस पे देते हैं, तो ये आपने कितने यूनिट रखे हैं एक, दूसरा कितना एरिया लिया हुआ है वेयर हाउस का, तीसरा मटेरियल कॉस्ट के ऊपर भी कभी कभी देखा जाता है। वो जो वेयर हाउस का हम रेंट दे रहे होते हैं ना वो मटेरियल कॉस्ट पे भी होता है, आपने कितने यूनिट वेयर हाउस में रखे हुए हैं या कितनी स्पेस आपने ऑक्युपाई की हुई है, इनमें से आपको कोई एक गिवन होगा, 2 कभी भी गिवन नहीं होते, मटेरियल कॉस्ट, यूनिट या स्पेस। हीट एंड लाइट, अच्छा हीट एंड लाइट ना 2 टाइप की होती है। मेन हीट एंड लाइट अगर आप ओवरऑल बिल्डिंग की बात कर रहे हो फिर तो ये एरिया बेस पे होगी, अगर ओवरऑल बिल्डिंग की बात हो रही है तो ये नहीं पूरी बिल्डिंग के अंदर चीजें इस्तेमाल हो रही है तो वो एरिया बेस पर भी पॉसिबल है, और अगर ये किसी स्पेसिफिक मशीनों की है तो फिर मशीन आवर्स पे भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये है किस चीज की। अगर स्पेसिफिकली बताया हुआ है तो उसी चीज को लेंगे, अगर नहीं बताया हुआ तो इसको भी किस बेस पे लेंगे कि हम ये पूरी फैक्ट्री की हीट एंड लाइट समझ रहे हैं। पावर, पावर मोस्टली आ जाता है यूजेज या किलोवाट, ये हर डिपार्टमेंट का यूजेज बताया होगा आपको या हर डिपार्टमेंट के किलोवाट बताए होंगे कि इतने किलोवाट या इतने यूनिट बिजली के या इस पावर के इस्तेमाल किए गए। फ्यूल यूजेज, मोस्ट ऑफ द केसेस ये मशीन आवर्स पे होता है। फ्यूल यूजेज मोस्टली किसके लिए होता है भला, ये मशीनों का लुब्रिकेंट नहीं होता इसे हम बोलते हैं, या ये जो डीजल वगैरह मशीनों में इस्तेमाल हो रहा होता है या कोई लुब्रिकेंट इस्तेमाल हो रहा होता है, ये उस तरह की बात। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, बस यही आपको आता होगा। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी कॉस्ट पे, कॉस्ट पे होगा ना या नंबर ऑफ मशीन पे, जर्नल लाइटिंग, जर्नल लाइटिंग, और जनरल लाइटिंग का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल जो लाइट इस्तेमाल होती है या एरिया बेस पे होता है या लाइटिंग पॉइंट पे भी होता है, कि कितने लाइट पॉइंट हैं कि हर एरिया के अंदर। अगर लाइट पॉइंट गिवन हो तो पहले लाइट पॉइंट, अगर लाइट पॉइंट गिवन है तो पहले लाइट पॉइंट, और अगर लाइट पॉइंट नहीं गिवन तो फिर एरिया। स्टोर स्पेयर एंड सप्लाईज कंज्यूम, ये जितनी चीजें कंजम्पशन होती हैं ये सीधा होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट, ये किसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है भला, मशीनों की, तो किस पे होनी चाहिए, नंबर ऑफ मशीन पे या मशीन आवर्स पे।
फिर उसके बाद है जनाब डायरेक्ट मटेरियल हैंडलिंग। डायरेक्ट मटेरियल हैंडलिंग किस पे होना चाहिए? मटेरियल कॉस्ट पे भी हो सकता है, यूनिट पे भी हो सकता है। मटेरियल कॉस्ट पे भी हो सकता है और नंबर ऑफ यूनिट्स पे भी हो सकता है। वर्कमैन कैंटीन एक्सपेंसेस जी। डायरेक्ट मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल को हैंडल करना मतलब मटेरियल खराब ना हो जाए, उसके लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये तो मशीनों की मेंटेनेंस है। डायरेक्ट मटेरियल हैंडलिंग मेंटेनेंस है मशीनों की, तो मशीनें जो हम उसकी ट्यूनिंग वगैरह कर रहे हैं, सफाई सुथराई रखते हैं, उसका खर्चा ये किस पे होगा? नंबर ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, नंबर ऑफ वर्कर, फैक्ट्री सिक्योरिटी एरिया, अदर इंश्योरेंस। अदर इंश्योरेंस आपकी मर्जी है, मोस्टली ये मटेरियल कॉस्ट पे भी लिखा होता है। ये मटेरियल की इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ये मटेरियल की इंश्योरेंस है। क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन आवर्स पे। ये आपको क्वेश्चन के अंदर अगर उसने खुद एलोकेशन बता दी है तो ठीक है, अगर एलोकेशन नहीं बताई तो हमने खुद जज करना है कि किस बेस के ऊपर हमने हर डिपार्टमेंट को खर्चे एलोकेट या पोर्शन करना। ठीक होगी बात? अच्छा, ये जल्दी जल्दी निकालो रजिस्टर, फिर मैं 2 मिनट बताता हूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर, दोनों ही नंबर ऑफ वर्कर्स। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन आवर्स के ऊपर। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि वो एंड में चेक किया जाता है कि ये चीजें हम ठीक बना रहे हैं या नहीं, तो वो इंस्पेक्ट करने आती है, तो वो जितने आवर्स लगते हैं इंस्पेक्शन के ऊपर उसी आवर्स के ऊपर। अच्छा, ये हम जो अभी पढ़ रहे हैं, अगर आपने नोट कर लिया है, ये हम पढ़ रहे हैं कि सपोज दैट 3 डिपार्टमेंट है, उनका खर्चा इकट्ठा आया है, हमने वो सबको अलग अलग करना है, तीनों के ऊपर अपोर्शन कैसे करना है। मिसाल के तौर पर जैसे हम बात करते हैं, हाँ जी लिख लिया, चलें जी आगे फिर चलते हैं। अरे ये जो बाद में लेट है वो बात सुन ले, क्योंकि इस तरह से उनका पूरा चैप्टर खराब ना हो जाए। ओवरहेड का तो पता है ना, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब बोले ना प्लीज। सपोज दैट हम बात कर रहे थे कि इस मार्कर को बनाने के लिए 3 डिपार्टमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। एक डिपार्टमेंट प्लास्टिक बॉडी बना रहा है, एक डिपार्टमेंट निब बना रहा है और एक डिपार्टमेंट फिल्टर बना रहा है जिसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। अब हमने कहा कि अगर हम रेंट पे कर रहे हैं एक फैक्ट्री का 10,000 रुपए, तो हमने ये करना है कि इस ओवरहेड को ए बी सी को किस तरह से अलग अलग करके अपोर्शन करना है। तो हमने कहा कि जिसका जो जितना एरिया इस्तेमाल कर रहा होगा ना, उतना उसको रेंट एलोकेट हो जाएगा। जैसे अगर हम एक सवाल करते हैं, एक सवाल में है ताकि इस थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए। ये आपको आइडिया हो जाएगा कि हम बेसिकली क्या करी जा रहे हैं। जरा ये क्वेश्चन चेक कीजिएगा, ये रिक्वायरमेंट को नहीं पढ़ना अभी, सिर्फ क्वेश्चन। ये रिक्वायरमेंट में 2 चीजें हैं, अभी हमने सिर्फ एक चीज पढ़नी है, यहां तक देखना है आपने। आपके पास 5 डिपार्टमेंट है,
कोई देर अब मशीन ए, मशीन बी, असेंबली डिपार्टमेंट, कैंटीन, मेंटेनेंस, 5 डिपार्टमेंट हैं। कहता है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड है ही नहीं। डायरेक्ट वेजेस हमारे ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर हमारे ओवरहेड, इसको तो निकाल दिया। इनडायरेक्ट लेबर क्या ये ओवरहेड है? ये अमाउंट गिवन है टोटल 3,13,820। कहते हैं कि शॉप ए के ऊपर इतना, शॉप बी के ऊपर इतना, असेंबली डिपार्टमेंट, कैंटीन और मेंटेनेंस। इसका मतलब है सब पर एलोकेटेड है। क्या हमें एलोकेट करने की जरूरत है? कंज्यूमेबल मटेरियल, कंज्यूमेबल मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। कंज्यूमेबल मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, वो भी देखिए सब के ऊपर एलोकेटेड है। अब आ जाए रेंट एंड रेट्स, इकट्ठा जीवन है या सबका अलग अलग बताया हुआ है? इसको क्वेश्चन करना है। यहां पर आप देखें कि इसके नीचे आपको बताई हुई है बेस, एरिया गिवन है, वैल्यू ऑफ मशीन, पावर यूजेज, डायरेक्ट लेबर ऑफ मशीन यूजेज आवर्स। बताओ रेंट एंड रेट्स को किस बेस के ऊपर अपोर्शन करोगे? किस बेस के ऊपर? एरिया के ऊपर। और अपोर्शन तो करना आता है, क्या करेंगे? पूरे रेंट को टोटल एरिया पे डिवाइड कर देंगे, हर डिपार्टमेंट एक के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका अपना अपना एरिया आ जाएगा, उसका रेंट आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ बिल्डिंग इंश्योरेंस, किस बेस पे अपोर्शन करेंगे? बिल्डिंग इंश्योरेंस एरिया बेस पे। हीट एंड लाइट एरिया बेस पे, अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो एरिया बेस पे, अगर बताया हुआ तो उस हिसाब से देख लेंगे। पावर, पावर यूजेज पे। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन पे या मशीन आवर्स पे। अगर वैल्यू ऑफ मशीन गिवन है तो वैल्यू ऑफ मशीन पे, और अगर वैल्यू ऑफ मशीन गिवन नहीं है तो फिर मशीन आवर्स पे। ठीक होगी बात? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका सवाल हमने हल कैसे करना है? हम हेडिंग देंगे एलोकेशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन देख लें, एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। यहां पर हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, अब ओवरहेड भी लिख सकते हो। यहां पर लिखेंगे बेस। कुछ लोग टोटल का कॉलम पहले लिख देते हैं, कुछ लोग टोटल का कॉलम एंड में लिखते हैं, कुछ लोग टोटल का कॉलम लिखते ही नहीं है। मशीन ए, मशीन बी, असेंबली डिपार्टमेंट, एंड लास्ट वन इज कैंटीन। कैंटीन के बाद क्या है? हाँ जी, समझिए। चले कोई जरा बोले ना। आपने सिंपल सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड है ही नहीं, इसको छोड़ दो। डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस का बेस क्या होगा? क्या लिखेंगे? एलोकेटेड। टोटल कितने? 3,13,820। सबके अलग अलग बताए हुए हैं, 3,4,3,4,4। मशीन बी का कितना है? 3,6,7,6,0। असेंबली का कितना है? 6,2,6,9,6। कैंटीन का कितना है?
11 600 और 61420। उसके बाद कंज्यूमेबल मटेरियल भी एलोकेटेड है। टोटल कितना है? 67600 25,600 34,800 4800 और 2400। रेंट एंड रेट्स किस बेस पे है? एरिया बेस पे। अच्छा, इसका आप तरीका कार देख लें, क्योंकि एक तरीका समझ लग गया तो सारे समझ लग जाएंगे। सिर्फ एक अगर समझ लग गया तो बाकी सारे भी समझ लग जाएंगे। आपका टोटल है रेंट एंड रेट्स 66,800 इस बेस पे करना है। टोटल एरिया कितना है? 90,000 स्क्वायर फीट टोटल है। इसको 90,000 पे डिवाइड कर देंगे। टोटल रेंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय ए का एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का ओवरहेड आ जाएगा, बी के एरिया से मल्टीप्लाई, असेंबली के एरिया से मल्टीप्लाई, सब के एरिया से मल्टीप्लाई करते जाओ। कितनी अमाउंट आ गई? टोटल 90,000 है। नहीं, 66,800। मशीन ए का कितना आ रहा है? 148,444। फिर उसके बाद 24,000 से मल्टीप्लाई करो। 356 ऐसे कैसे है? 17813। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें 30,000 से। 667 222। फिर मल्टीप्लाई करें 12,000 से। 890706 एंड लास्ट 4,000 से मल्टीप्लाई करें। 92968। चले, अब आपने ऐसा करना है कि ये मुझे नेक्स्ट हीट एंड लाइट को, पावर को और डेपोजिट मशीन को एलोकेट करके दे। अभी अब तो नोट नहीं कर रहे थे। एक मिनट, मैंने आपको पहले भी कहा था, वो एक मिनट खामोशी, हमने इसको खराब नहीं होने देना। आपको अगर कभी भी किसी भी लेवल पे ना समझ लगे या अगर आपको लगे कि स्पीड ज्यादा हो रही है तो आप फौरन बोले, क्योंकि इसमें है तो कुछ भी नहीं, ना समझ आने वाली तो कोई बात ही नहीं है। सिंपल क्या, एक खर्चा है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पर एलोकेट करना, बेस बताई हुई है, उस बेस के ऊपर टोटल खर्चे को टोटल बेस पे डिवाइड करना है, हर डिपार्टमेंट की बेस से मल्टीप्लाई करना। आपको रेंट एंड रेट्स गिवन है, क्या करना है? इसको किस बेस के ऊपर एलोकेट है? खामोश यार, बात तो ना करो प्लीज। इसके साथ अगर आपने भी लड़ाई झगड़ा हो जाना हमारा। हाँ जी, रेंट एंड रेट्स को किस बेस पर एलोकेट करना है? एरिया बेस के ऊपर। किस तरह से करेंगे? टोटल एरिया पे डिवाइड, हर डिपार्टमेंट के एरिया से मल्टीप्लाई। बिल्डिंग की इंश्योरेंस को किस बेस पे करना है? एरिया पे, टोटल एरिया पे डिवाइड और सारे डिपार्टमेंट के एरिया से मल्टीप्लाई। हीट एंड लाइट को किस बेस पे करना है? एरिया बेस पे।
पावर को किस पे करना है, पावर यूजेज पे क्या करेंगे, 100 पे डिवाइड, और इन सब से जी 1 मिनट। बिल्डिंग इंश्योरेंस है तो बिल्डिंग इंश्योरेंस बिल्डिंग एरिया पे जाएगी, सॉरी किसको किस पे बेस पे, इसकी बात कर रहे हैं, नहीं ये तो आपके ना डिपार्टमेंट टाइप है, ये डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में मशीन इस्तेमाल हो रही है, एक डिपार्टमेंट शॉप बी है, एक शॉप ए है, एक शॉप बी है, एक असेंबली डिपार्टमेंट है, एक कैंटीन है और एक मेंटेनेंस है। मतलब 5 एरियाज हैं जिसके ऊपर आपने अपने ओवरहेड को एलोकेट करना है या पोर्शन करना है, जिसके ऊपर एलोकेटेड है वो एलोकेट करेंगे। तो अल्लाह अलियो तो आ जाएगा रिजल्ट, अच्छा आ गया, चल हो गए पास, चले मुबारक। अच्छा अब जरा खामोशी प्लीज, आपने ये सारे खर्चे लिखने के बाद यहां पर इसका टोटल कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितने भी आपके खर्चे हैं जो एलोकेटेड हैं वो तो एलोकेटेड है, और जो एलोकेटेड नहीं है उनको हमने क्या कर देना, अपोर्शन कर देना है। अपोर्शन की बेस मैंने आपको लिखवा दिया है, टोटल बेस पे डिवाइड और हर एक के बेस से मल्टीप्लाई। आपने कल एक तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और आपने ये क्वेश्चन ना यहां ये नीचे वाला अभी नहीं पढ़ना, यहां तक अपोर्शन करना है बस, मतलब आपने सिर्फ अपोर्शनमेंट तक करना है, रीअपोर्शनमेंट अभी नहीं करनी। तो कल ये 3 क्वेश्चन आपने करके आने हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे और सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है।